नमस्ते, मैं विकास। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ओवरहेड्स के बारे में। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ आज का जो टॉपिक है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप सीख रहे हो कॉस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कॉस्ट शीट। उसके लिए थोड़ी बेसिक बातें ज़रूरी थी, इसलिए पहले ओवरहेड्स थोड़ा मैं आपको बता दूं। हो सकता है आपको ना पता हो, और ना ही पता हो तभी ठीक है, क्योंकि मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ओवरहेड्स के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो फटाफट इसी तरह से और वीडियो आपको चाहिए तो फटाफट आप जाके बेल आइकन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, और अपने सारे दोस्तों को बता दो कि कैसे हम इस चीज़ को हम सीख रहे हैं और आगे पढ़ रहे हैं। इस क्वारंटाइन का हम बेस्ट यूज़ कर रहे हैं। चलो टॉपिक पे आते हैं, हम समझते हैं अपना हम इस टॉपिक को जिसका नाम है ओवरहेड्स। जिस टॉपिक का नाम क्या है हमारा, ओवरहेड्स। सबसे पहले ओवरहेड्स, इसी में कनेक्ट कर दूंगा मैं कॉस्ट शीट को, और कॉस्ट शीट आने वाले दिनों में हम और अच्छे से सीखते सीखते उस चैप्टर को भी हम क्या कर देंगे, पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं ओवरहेड्स के बारे में। सबसे पहले ओवरहेड्स का मतलब क्या है यहाँ पे। ओवरहेड्स का मतलब है आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स। क्या है आपके सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर आपके कौन कौन से हो सकते हैं, या तो आपका मटेरियल का होगा, या तो आपका लेबर का होगा, या फिर वो आपके एक्सपेंस होंगे जो अदर रिलेटेड होंगे। अच्छा, मैंने कॉस्ट को भी ना आपको तीन पार्ट में, कॉस्ट को भी मैंने तीन पार्ट में बांट दिया है। कौन कौन से कॉस्ट को मैंने डिवाइड कर दिया है तो आपको मैं कराता हूँ, बताता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे तीन पार्ट में मैंने कॉस्ट को डिवाइड कर दिया है, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। तीन पार्ट में डिवाइड होती है आपकी कॉस्ट के अंदर। कॉस्ट जो डिवाइड की जाती है वो मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। इन तीनों को हम दो दो पार्ट्स में और डिवाइड करते हैं। वो दो दो पार्ट कौन से हैं? यानी सबसे पहले हमने कॉस्ट को तीन पार्ट में डिवाइड किया, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। उन्हें हमने दो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, या तो मटेरियल डायरेक्ट होंगे या इनडायरेक्ट होंगे। इसी तरह से आपके लेबर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकते हैं, और एक्सपेंस भी आपके डायरेक्ट होंगे या इनडायरेक्ट होंगे। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट का मतलब ऐसी कॉस्ट होती है जिसे आप क्या कर सकते हो, ट्रेस कर सकते हो, जिसके बारे में आपको अच्छे से पता है, जिसकी आपने अच्छे से कहीं ना कहीं काउंटिंग कर रखी है, और उसके बिना प्रोडक्ट आपका नहीं बन पाएगा। उसके बिना आपका प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो ट्रेसेबल नहीं होती है, जो सपोर्ट करती है डायरेक्ट को। इसका मतलब ऐसे ऐसे समझो आप, डायरेक्ट कॉस्ट के बिना इनडायरेक्ट कॉस्ट पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। मतलब मेरी बात को वैसे मैंने दोनों बातों को एक तरह से मैंने बता दिया आपको। डायरेक्ट कॉस्ट के बिना इनडायरेक्ट कॉस्ट पॉसिबल नहीं है, और इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ, इनडायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। मतलब साफ और क्लियर अक्षर में कि जहाँ डायरेक्ट कॉस्ट है वहाँ इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी ही होगी, क्योंकि आपके प्रोडक्ट को वेरीफाई करना होता है, उसे अच्छे स्टैंडर्ड्स में लाना होता है, ताकि उसकी मार्केट में सेल अच्छी हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने गेहूं का प्रोडक्शन किया है, तो उस गेहूं को जब तक आप आशीर्वाद वालों की थैली में ना डाल दो, जब तक आप हाथी ब्रांड की थैली में ना डाल दो, जब तक उसे आप सेलेबल कंडीशन में ना ले आओ, जिसके अंदर दुनिया भर के प्रोडक्शन चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस दुनिया भर के लग जाते हैं, वो अगर आप नहीं लगाओगे तो क्या उसकी, या एडवर्टीजमेंट नहीं कराओगे कि एमपी के गेहूं से बना हुआ है ये, या वो जो मेरे एग्जांपल है वो लेके बता सकते हैं आपको। अगर आप उसका प्रॉपर एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे, अगर आप क्लाइंट या कस्टमर नहीं ढूंढोगे अपने लिए कि किस 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 घर से हमें इस अपने ब्रांड को देना है, तो आप कैसे बता सकते हो, ये आप कैसे बता सकते हो कि आपकी क्वालिटी बेस्ट है? उसके लिए इनडायरेक्ट का एक्सपेंडिचर तो करना होगा। डायरेक्ट तो सिर्फ वहीं तक है, आपने प्रोडक्शन किया, लैंड में जो खर्चा आया वो किया, सीड्स डाले, आपने हायर किए लेबर्स को, आपने कट कराया, आपने मशीन से उसको ट्रिम किया, फिर वहाँ से आपने एक भूसा अलग किया, फिर वहाँ से आपने गेहूं अलग किया, फिर उसे आपने चक्की पे लेके पिसवा दिया। वो हो गया डायरेक्ट, उतना ही डायरेक्ट होता है। उसके बाद जितने भी एक्सपेंडिचर आएंगे वो सब इनडायरेक्ट है। हाँ, इसमें गोडाउन को छोड़ दो, गोडाउन चार्जेस हटा दो, लेकिन गोडाउन का आटा में से कोई संबंध यहाँ पे है नहीं, लोग रखते नहीं है। लोग घर पे उसको स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि वो 12 महीने किसी भी वेदर में टिक सकता है, बस पानी नहीं लगना चाहिए, नहीं तो रोटी तो अपने आप बन जाएगी। आप लोग एक्सपर्ट उसमें, ठीक है। चलो, ये तो था थोड़ा सा मैंने प्रैक्टिकल एक्सपोजर से आपको समझा दिया। यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है। यानी डायरेक्ट का मतलब वो है जो ट्रेसेबल है, जो आपका सबसे ज़्यादा जरूरी इक्विपमेंट है, और इनडायरेक्ट क्या है, जो डायरेक्ट को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से आप मार्केटिंग वगैरह करके उसे सेलेबल कंडीशन में ले आते हो, उसका प्रमोशन वगैरह करके उसे सेल करा देते हो, ठीक है। जैसे अमिताभ बच्चन किसी आटे की ऐड करता है, वो बोलता है, जैसे वो पहले ऐड करता था नूडल्स का, 2 मिनट नूडल चैलेंज करता था, आटा नूडल्स की ऐड आती थी, माधुरी दीक्षित करती थी, या फिर और भी अलग अलग लोग आते हैं, ये करते हैं, हेल्थ के लिए ईजी रहता है। तो ये सारे जो एडवर्टीजमेंट्स वगैरह आते हैं, किसी ना किसी आटे से बनते होंगे, और ये जितने लोग भी एडवर्टीजमेंट करते हैं,
ये जो भी लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं ये सारा का सारा प्रमोशन में जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर जाता है। इसका डायरेक्ट से रिलेशन है लेकिन इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि ये भी एक सपोर्ट करता है सेल को बढ़ाने के लिए। और मेरा तो ये मानना है डायरेक्ट के कंपैरिजन में इनडायरेक्ट का बहुत ज़बरदस्त रोल होता है, जिसकी वजह से कॉस्ट लगभग हाई हो जाती है और प्रोडक्ट की सेलेबल कस्टमर से मिलने लग जाते हैं, सेल होने लग जाते हैं। ठीक है, चलो अब इसको अब मैं आगे बताता हूँ आपको। तो स्टेप 3 देखो, ट्रेसेबल है। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं? ट्रेसेबल है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? मैंने एरो लगा के लिखा है, ट्रेसेबल नहीं होते हैं। इस तरह से हर किसी में मैंने ट्रेसेबल और नॉट ट्रेसेबल मैंने लगा दिया है। फिर मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया, जैसे ट्रेसेबल के नीचे लिख दिया मैंने कि रॉ मटेरियल, मटेरियल के नीचे तो रॉ मटेरियल ही आएगा, वो एग्जाम्पल है। इनडायरेक्ट के नीचे लिख दिया मैंने पैकिंग वैकिंग जो खर्चा करता है वो यहाँ पे भी आ सकता है और वो यहाँ पे भी आ सकता है। एक ही बात है वो लगभग, क्योंकि इनडायरेक्ट मटेरियल पे खर्चा करोगे कुछ ना कुछ। फिर लेबर के नीचे क्या लिखा है मैंने? वेजेस। और इनडायरेक्ट वे में अगर कुछ दोगे तो सैलरी, स्टाफ अपॉइंट कर लिया आपने, कुछ ऊपर से अपने सुपरवाइजिंग वगैरह या इन सबको लेके आ गए, वो सब आपका इनडायरेक्ट में चला जाएगा। फिर एक्सपेंस कौन से हैं? ट्रेसेबल जो होंगे वो रॉयल्टी वगैरह पे कर रहे हो, डिज़ाइनिंग कॉस्ट जो सेट करते हो वो पे कर रहे हो, इनिशियल पैकिंग क्योंकि उसके बिना, क्योंकि फॉइल पेपर वगैरह लगा के उसको सेव करना, ये भी क्या होता है आपका डायरेक्ट में आता है। फिर इनडायरेक्ट में कौन सा? प्रमोशन। प्रमोशन क्या हो जाएगा आपका? 100% इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर हो जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट कि इनडायरेक्ट को आप ओवरहेड भी कहते हो, ये बात मैंने आपको ऊपर ही सिखा दी थी। इनडायरेक्ट को आप क्या बोलते हो? ओवरहेड भी बोलते हो। ऊपर बात हमने सीख ली थी, सब के इनडायरेक्ट में मैंने ओवर लिख दिया। मैं चाहूँगा इसको आप जरूर एक बार लिख लेना, वीडियो को पॉज कर लेना, इसे लिख लेना। आपको नोट चाहिए तो आप मेरे नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ये नोट्स मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन मैं चाहूँगा हाथों हाथ लिखोगे तो याद भी हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में कैसी भी आप स्ट्रीम में हो, चाहे सी हो, चाहे CS हो, चाहे BCom हो, आप किसी भी स्ट्रीम में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, आपको ये बेसिक चीज़ें तो आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉस्टिंग की बेस है ये। इसके बिना आप आगे जा नहीं सकते। आपको इनडायरेक्ट पता था लेकिन ओवरहेड उसका नाम होता था, ये आपको नहीं पता था। फिर कॉस्ट उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मटेरियल, लेबर और आपके एक्सपेंसेस में। चलो एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट 3 पार्ट में, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। हर किसी के दो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होगा खर्चा या इनडायरेक्ट होगा, चाहे लेबर का हो, चाहे एक्सपेंस का हो, चाहे मटेरियल का हो। डायरेक्ट ट्रेसेबल होती है, तीनों में ट्रेसेबल लिख दी। इनडायरेक्ट क्या होती है? जो ट्रेसेबल नहीं होती है, जो होनी होती है लेकिन वो डायरेक्ट पे डिपेंड होती है। बिना डायरेक्ट के कभी इनडायरेक्ट कॉस्ट हो ही नहीं सकती। एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, यहाँ पे पैकिंग रख दिया उसको ओवर, और इसको हम ओवरहेड भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे इसको वेजेस मान लिया एग्जाम्पल में, यहाँ पे सैलरी रख दिया लेबर के लिए। फिर रॉयल्टी यहाँ पे रख दी, एक्सपेंस और डिज़ाइन का जो कॉस्ट आ गया वो सारा हो गया। फिर प्रमोशन वाला खर्चा यहाँ पे हो गया। फिर इन सबको हम क्या बोलते हैं? ओवरहेड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, राइट। तो आप इसका एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर चाहो तो आप इसे मेरे को व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको वहाँ पे इसके नोट्स को प्रोवाइड कर दूँगा, आपको भेज दूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे समझते हैं कुछ और चीज़ें। आई होप आपको इतनी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो चलो अब कॉस्ट शीट के बारे में समझते हैं, क्योंकि हमें ये बनानी है। कॉस्ट शीट का मतलब क्या है? कोई भी एक ऐसा एनालिसिस आप लिख रहे हो एक पैटर्न के ऊपर, एक पैटर्न दिया जाएगा। पहली बात तो शीट हो या एनालिसिस हो, ये कभी भी अकाउंट्स नहीं होते हैं, ये एक स्टेटमेंट होते हैं। और स्टेटमेंट में डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है। मतलब एक स्टेटमेंट, एक पैटर्न दे दिया गया, इस पैटर्न पे इसको ऐसे ही लिखना है और किसी तरीके से आप लिखोगे नहीं। जैसे आप याद करो BRS, उस पर डेबिट और क्रेडिट आपको ना के बराबर मिलता था, बस पासबुक एज पर डेबिट बैलेंस और कैश बुक एज पर क्रेडिट बैलेंस, ये सब आप वहाँ पे लिखते थे। याद करो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट, वहाँ पे भी डेबिट और क्रेडिट आपको मिलता नहीं था, उस पूरे कैश फ्लो में, ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग इस पे भी नहीं मिलता था। ऐसी कॉस्ट शीट है, इसके अंदर भी आपको डेबिट और क्रेडिट नहीं मिलेगा, यानी ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से नहीं चलने वाली है। और कॉस्ट में अकाउंट ही आप कितने बनाते हो? एक प्रोसेस बनाते हो, फिर एक आप कॉन्ट्रैक्ट का बनाते हो, और मेरे ख्याल से तो और 1-2 जगह और बनाते होगे, बाकी और कहीं मेरे को लगा नहीं कि अभी तक आपने कहीं अकाउंट बनाया होगा। चलिए कॉस्ट शीट समझते हैं। कॉस्ट शीट मतलब आपको कॉस्ट का एनालाइज करना है। मतलब यहाँ पे चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, आपको प्रोडक्शन से ही बात करनी है, कोई और फालतू बात आप यहाँ पे नहीं करोगे। जैसे कि बैड डेट, वो यहाँ का पार्ट नहीं बनने वाला। आप खुद ही एनालाइज करने लगे, समझने लग जाओगे। यानी आपको बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर ऐसे कंटेंट डाले जाएंगे जो आपका कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं है, आप उन्हें इग्नोर करके आगे चलना। आने वाले टाइम में मैं आपको ये क्लियर कराता जाऊँगा जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को कराऊंगा। आज बेसिक क्लास है, आज मैं आपको बस समझाऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन के साथ आपको कराने वाला हूँ कॉस्ट शीट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इट इज प्रेजेंटेशन विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर एट अ डिफरेंट स्टेजेस इन अ फॉर्म ऑफ प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ सेल। ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी होती है एक्चुअल में। ये प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
और कॉस्ट ऑफ सेल, ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी होती है। इससे आपको सेल निकालना होता है, इससे आपको पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करनी होती है। कॉस्ट शीट आपकी मंथली बनती है, वीकली बन सकती है, ईयरली बनाओ, 6 मंथ के बेसिस पे बनाओ, क्वार्टरली बनाओ, जैसे मन करे वैसे बनाओ। और सबसे पहला काम आपका कॉस्ट शीट ही बनाना होता है, क्योंकि आपको आपकी सेल को एनालाइज करना होता है। जैसे बैलेंस शीट आपको एंड में बनानी होती है, वैसे कॉस्ट शीट आप स्टार्टिंग में बनाओ, बेटर रहेगा। पुराने रिजल्ट्स को उठाओ, उस बेसिस पे बनाओ, ताकि आपको सेल की वैल्यू मिल जाए। जैसे जैसे क्वेश्चन कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, वो समझते हैं हम क्या है कॉस्ट शीट के। तो कॉस्ट शीट के एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला एडवांटेज डिस्क्लोज कर रहा है टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट। सबसे पहले आपको टोटल कॉस्ट बताएगा ये क्या निकल के आ रही है। तो टोटल कॉस्ट तो शुरू में ही निकालनी चाहिए ना, बाद में थोड़ी निकलती है कभी भी। सेल करने से पहले निकालोगे, सेल करने के बाद निकालोगे, ऑब्वियसली शुरू में ही निकाली जाएगी। फॉर्मुलेट करनी है आपको प्रोडक्शन की पॉलिसी, आपको बताना है कि इस पॉलिसी से हम चलेंगे तो ठीक रहेगा, इस पॉलिसी से नहीं चलेगा तो नहीं चल पाएगा। ये सारी बातें आपको कॉस्ट शीट से निकलने वाली है। जब क्वेश्चन कर लेंगे तो एक बार मैं फिर से डिस्कस करूंगा और आपको अच्छे से और समझ में आने वाला है। फिर क्या लिखा है? हेल्पिंग फिक्सिंग सेलिंग प्राइजेस। सेलिंग प्राइस को क्या कर रहा है? ये फिक्स कर रहा है। फिर हेल्प कर रहा है मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी क्या कर रहा है? ये मिनिमाइज कर रहा है, यानी कि ये कम कर रहा है। हेल्प टू प्रिपेयर टेंडर एंड कोटेशंस। जब आपको पहली चीज़ आपको कॉस्ट पता लगे कितनी आ रही है, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि मुझे कौन सी लेनी कौन सी नहीं ले रही। आपके पास क्वालिटी भी आ गई होंगी और कॉस्ट भी आ गई होगी। पर यूनिट कॉस्ट आप निकाल ही रहे हो, क्योंकि क्वांटिटी आपके पास है, टोटल कॉस्ट आपके पास है, तो पर यूनिट कॉस्ट तो आपने हाथों हाथ निकाल ली। तो कोटेशन आप कंपेयर करके मंगा लो किसका चाहिए किसका नहीं चाहिए। प्रोडक्शन पॉलिसी आप अपना सकते हो कि ये इस पॉलिसी से चलेंगे तो सही रहेगा, इस पॉलिसी से चलेंगे तो सही नहीं रहेगा। आप अपने लेबर चूज कर सकते हो कि कौन से लेबर हमें रखने, कौन से लेबर हमें नहीं रखने। फिर सेलिंग प्राइस को क्या करना है? आपको फिक्स करना है कि जब आपके पास, देखो सिंपल बात है, जब आपके पास कॉस्ट आपके पास निकल के आ गई है कि आपकी टोटल कॉस्ट क्या रहने वाली, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को मिला के टोटल कॉस्ट आपकी बनेगी, फिक्स वेरिएबल सब जोड़ के बनेगी। जब आपके पास टोटल कॉस्ट आपके हाथ में आ गई है तो आप खुद ही डिसाइड कर लोगे इस पे इतना प्रॉफिट जोड़ना, इतना मार्जिन जोड़ना, और इतनी हमारे को क्या निकल के आ जाने वाली है, सेल आने वाली है। यानी आप कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट डिसाइड करो, सेल ऑटोमेटिकली निकल के आ गई। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स होता है, वो ऑटोमेटिकली आपकी निकल के आ गई। ठीक है, तो मतलब 3-4 बातें तो आपको वैसे ही इसमें क्लियर हो जाएंगी। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, कॉस्ट आप पढ़ने आए हो तो कॉस्ट में पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि कभी भी हम कॉस्ट क्यों निकालते हैं, ताकि हम अपनी कॉस्ट को क्या कर पाएँ, रेगुलर बेसिस पे मिनिमाइज कर पाएँ। मिनिमाइज करने का एक ही तरीका है, आप रिसर्च करो भैया, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करो, ताकि आप बेटर प्रोडक्शन ला पाओ और क्या कर पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करो। ज़्यादा से ज़्यादा सेल करोगे तो ज़्यादा ज़्यादा पैसे आएंगे, ज़्यादा पैसे आएंगे तो आप उसको फर्दर एक्टिविटीज़ में दिमाग लगा के किसी ना किसी तरह से कम कर सकते हो। किसी ना किसी तरह से आप क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। किस चीज़ को कम कर सकते हो? आप सेल को कम कर सकते हो, राइट। सॉरी, आप उसके पर यूनिट कॉस्ट को क्या कर पाओगे, कम कर पाओगे, क्योंकि कॉस्ट कम होगा तभी तो आपको क्या बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगी। तो हमारे पास देखो प्राइस तो वही रहने वाला है, कॉस्ट को घटाते चले जाओ, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। उसके लिए रिसर्च वगैरह कराओ, बढ़िया से एनालाइजिंग टीम्स को अपॉइंट करो, एनालाइज करो डेटा को, रिसर्च करो। यही सारी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे आप जा सकते हो। ठीक है, राइट। अब चलते हैं आगे। तो अब हम बनाने जा रहे हैं कॉस्ट शीट का परफॉर्मा। मैंने पहले से लिख लिया था ताकि मैं आपको क्लियरिटी से दिखा पाऊँ। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है इसके अंदर, लेकिन ये मैंने एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिखा है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, मैं विद एग्जांपल समझाते जाऊँगा नेक्स्ट क्लास में। एक बार मैं इस परफॉर्मा को दोबारा से किसी और तरीके से रिवाइज करा के फिर क्वेश्चन को कराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं इस परफॉर्मे को क्या है। कॉस्ट शीट का परफॉर्मा मैंने पहले ही बता दिया था, कोई अकाउंटिंग नहीं है तो डेबिट क्रेडिट यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास ओपनिंग स्टॉक होगा, आपके पास कोई ना कोई ओपनिंग स्टॉक तो होने वाला है, कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल का। फिर उसमें क्या करोगे, आप कोई परचेज होगा वो ऐड कर देना। भाई सिंपल आपने सीओजीएस वगैरह तो निकाला ही है, बस यहाँ पर रॉ मटेरियल के बेसिस पे निकालना है आपको। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि आप जो लाए और जो आप उसके अंदर जो आपके पास पहले से पड़ा था, जो आपने परचेज किया वो कर रहे हो, जो बच गया, जो सेल नहीं हो पाया, वही तो क्लोजिंग रह जाता है। तो उसे आप क्या कर दो, माइनस, क्योंकि उसे अगली बार क्या बनाना होता है, आपको ओपनिंग बनाना होता है, वो फिर जाके किसी कॉस्ट शीट में ऐड हो जाएगा। उसको उससे निकालने के बाद क्या निकल के आता है आपका, रॉ मटेरियल कंज्यूम। याद रखना, अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है और ये चीज़ें भी दे रखी हैं तो इनको लेने की जरूरत नहीं, सीधा रॉ मटेरियल कंज्यूम के साथ आगे आप क्वेश्चन को बढ़ा दो। ठीक है, उसके बाद देखो, जैसे ही आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम आएगा उसके अंदर आप डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनको आप जोड़ दो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डायरेक्ट लेबर भी हो सकता है और कुछ भी एक्सपेंडिचर दुनिया भर के डायरेक्ट वाले होते हैं, वो आप पढ़ते जाओगे, क्वेश्चन के साथ समझते जाओगे, बहुत सारे एग्जांपल आपके निकल के आएंगे। इन सब को जब जोड़ दोगे तो आपकी प्राइम कॉस्ट निकल के आएगी। तो प्राइम कॉस्ट के लिए फिर से एक बार मेरे साथ साथ रिपीट करो। देखो क्या आता है, सबसे पहले जो भी ओपनिंग स्टॉक है उस पर जो परचेज कर रहे हो, फिर क्लोजिंग माइनस कर दो, जो भी स्टॉक का होगा वो माइनस कर दो,
उससे क्या निकल के आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल के आ जाएगा। जैसे ही रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल के आ जाएगा उसमें डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट लेबर वगैरह आप जोड़ दो, तो उससे आपका क्या निकल के आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब पहली कॉस्ट आपकी क्या है, ये है आपकी प्राथमिकता है, आपको ये वाली तो निकालनी ही निकालनी है, इसके बिना आपका क्वेश्चन आगे जाएगा ही नहीं। मतलब ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के अलावा आपको इस सीक्वेंस में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये दिया होता तो मैं क्वेश्चन यहाँ से आगे बढ़ाता, ये मानता कि कैलकुलेटेड है, चाहे ये दे भी दिया होता तब भी इसको मैं इग्नोर करके तब आगे बढ़ाता। आने वाले टाइम में जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको और अच्छे से एक बार और क्लियर करूंगा, जब क्वेश्चन के साथ हम करेंगे इसे, ठीक है। जब आपकी प्राइम कॉस्ट निकल जाएगी तब आप आते हो, देखो पहली कॉस्ट मुझे पता लगी क्या है, उसके बाद आप किस पे जाओगे, फैक्ट्री पे जाओगे, उसको चीज़ को मैन्युफैक्चर करोगे। भाई पहले आपने आपने खरीदा गेहूँ, आपने सीड्स खरीदे गेहूँ के, फिर आपने खेत में डाले, फिर वो बन के आ गया, तैयार हो गया। अब उसे फैक्ट्री में ले जाओगे, उसको कुछ और ब्रांडिंग वगैरह कराओगे, उस पर कुछ चीज़ें एडिट कराओगे, जिससे क्या होगा, वो आपका आगे की तरफ उसको आप अच्छे क्वालिटी में बना के और अच्छे से उसको तैयार करके अट्रैक्टिव बना के उसे आप सेल कर दो। फैक्ट्री में ले गए, फैक्ट्री में जाके उसे आटा बनाओगे, जाहिर सी बात है क्वालिटी अगर अच्छी, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का तो ज़्यादा महंगा वाला बन जाएगा, थोड़ा कम क्वालिटी का तो मिडिल क्लास के ऊपर आप चिपकाओ, और लो क्वालिटी का है जिसके अंदर आप वो जानते हो, जब वो आटे को जब उसे हिलाया जाता है, जो भी मेरे को याद नहीं आ रहा उसे क्या बोलते हैं, जो आटा जब छाना जाता है, जो भी उससे निकाला जाता है, जिससे शायद चांद वांद देखा जाता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका एग्जैक्टली क्या है, तो वो उसमें बहुत सारा वो निकल के आ जाता है खराब आटा, तो वो गरीबों के काम आ जाता है। वो ऐसी क्वालिटी का, मतलब आप 1 किलो आटा लेके आओ तो मेरे ख्याल से 200-300 ग्राम तो वही निकल जाता है, बेकार वाला पोर्शन, तो गरीबों के काम आता है। वो ऐसी क्वालिटी का आटा उनको चिपका देते हैं। तो आप जाओगे वहाँ करोगे, ये सारा काम कहाँ निकल के आता है, फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में भी ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि फैक्ट्री में वर्क इन प्रोग्रेस चलता है, तो आप वर्क इन प्रोग्रेस पकड़ोगे तो वहाँ पे फैक्ट्री में होगा। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, फिर कुछ सुपरवाइजर्स कुछ पैसे देने हैं, कुछ कैजुअल लेबर्स आ रहे हैं उनको इनकम्स देनी है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल फैक्ट्री में आने वाले हैं, वो होगा। जैसे ही आपका फैक्ट्री खत्म होता है, क्लोजिंग वाला माइनस करना होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो क्लोजिंग मैंने ब्रैकेट्स का यूज़ करना शुरू किया हुआ है, तो आप उसे समझो, मैंने यहाँ पे माइनस कोने में लिखना शुरू नहीं किया, लेफ्ट साइड में। उसके बाद क्या है आपका, तो प्राइम कॉस्ट के ऊपर जो निकल के आएगा उसके बाद आप क्या कर दोगे, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ोगे, और फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ने के बाद आपकी क्या निकल के आएगी, फैक्ट्री कॉस्ट, या उसका दूसरा नाम होता है वर्क कॉस्ट। इन दोनों को जोड़ते ही अब आपका चला जाएगा ऑफिस का काम। कहाँ पे काम चला जाएगा, ऑफिस का, जिसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब पहले आपने डायरेक्ट खर्चे किए, प्राइम कॉस्ट बनाई, अपने खेत वेत में गेहूँ उगाया, फिर फैक्ट्री में ले गए, उसे अट्रैक्टिव बनाया, उसको मतलब उसको कुछ आगे बढ़ाया, फिर ऑफिस में काम हो रहा है, उसकी एंट्री चल रही है, प्रिंटिंग वगैरह हो रही है, बढ़िया से उसको बना रहे हो कि भैया इसको बेचना है, कुछ डील कर रहे हो, स्टाफ के साथ मीटिंग कर रहे हो, लगातार मीटिंग्स पे अरेंजमेंट कर रहे हो कि आप क्या कर सकते हैं, ऑफिस कंडीशन रखा होगा आपने उसको, फिर कस्टमर हायरिंग के लिए, फिर कस्टमर सीधा आपके वहाँ प्लांट पे थोड़ी जाने वाला, वो तो आपके ऑफिस में ही आएगा ना, तो चाय पानी की व्यवस्था तो करोगे, तो सारा काम कहाँ होता है, ऑफिस में होता है। तो वहाँ पे जाके क्या होगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कहते हैं। ओवरहेड मतलब सारा इंडायरेक्ट आपका चलने लग गया, डायरेक्ट आपका प्राइम कॉस्ट तक ही था। तो उसके ऊपर आप क्या क्या निकल के आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या क्या खर्चा हो सकता है, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, दुनिया भर के खर्चे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है ऑफिस में, तो आप दुनिया भर के खर्चे, टेलीफोन का एक्सपेंडिचर, इंटरनेट हायरिंग एक्सेस चार्जेस, क्लाइंट को चाय पानी पिलाने का खर्चा, मिसलिनियस हेड्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफ ऑफिस, सैलरी ऑफ स्टाफ, इन सब चीज़ों के। आप लोगों की ज्वाइनिंग फैक्ट्री में तो होगी नहीं, आप लोग, मैं तो नहीं मानता कोई अपने आपको लेबर मानेगा कि मैं भैया मैं मजदूरी करूंगा, मैं मदर इंडिया देख के आया, मुझे मजदूरी करनी है, मैं तो नहीं मानता इस बात को। और मैं लगता भी मुझे यही है कि मैं ये इस बात को अच्छे सही तरीके से मान रहा हूँ। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के आएगा, यानी प्राइम निकल के आया। सबसे पहले कौन सी कॉस्ट आई, प्राइम कॉस्ट आई। प्राइम कॉस्ट के ऊपर आपने क्या निकाला, फैक्ट्री से क्या निकल के आया, वर्क कॉस्ट से आपने क्या बनाया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पे जैसे आप जोड़ने जा रहे हो, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर आपका क्या निकल के आ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी आ रही है। इसके ऊपर क्या कर दोगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब फिनिश पे आ गए हो, मतलब क्वेश्चन खत्म होने जा रहा है, उसमें से आप क्या माइनस कर दोगे, क्लोजिंग वाला हमेशा माइनस करना होता है। फिर क्या निकल के आएगा आपका, जब जैसे फिनिश कर दोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर क्या निकल के आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। अब जाके निकल के आया, जो आप COGS निकालते थे ना, कॉस्ट इस तरह से निकालता है उसको, आप तो बस ट्रेडिंग से पकड़ के निकाल लेते थे। अगर पता नहीं मुझे आपको ट्रेडिंग से निकालना आता नहीं आता, या आपने डायरेक्ट ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट, वो सब ओपनिंग, वो अगर आप देखोगे तो ट्रेडिंग अकाउंट से ही निकलता है। फिर उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये वाला एक्सपेंडिचर सबको आता है। एडवर्टीजमेंट करा लो, ब्रांडिंग करा लो, इंटरनेट पे करा लो, इंटरनेट चलने से पहले वीडियो आ जाते हैं, वही तो सारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर होता है। ऊबर ईट्स का ऐड आ रहा है, या फिर स्नैपचैट के ऐड आ रहे हैं, ये सारा क्या होता है आपका
यही सब आपका क्या होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा होता है। आप प्रमोशन करा रहे हो, देखते नहीं हो कभी आप जाओगे बड़े बड़े मार्केट्स मॉल के आगे कुछ जोकर जैसे लोग बना देते हैं वो, या हील वाली चप्पलें बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं, बर्गर की ऐड कर रहे होते हैं, कुछ नया खाने की दुकान खुली होती है, कुछ अलग शॉप खुली होती है कपड़ों की, तो उस पर हायरिंग कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या आपकी इनडायरेक्ट खर्चे हैं। वो जिसको हायर कर रखा होता है कमीशन पे होता है, कमीशन का मतलब जानते हो, उसको सैलरी तो मिलेगी नहीं, उसका सारा काम आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितनी आसानी से उससे एग्री कर जाओ, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को मान के उसके प्रोडक्ट को सेल कर लो, उसका वो मिल जाता है। कोचिंग सेंटर के बाहर लोग लगा दिए जाते हैं कि जाओ बच्चे ढूंढ के लाओ, वो ढूंढ के लाते हैं, उनको फिर क्या दिया जाता है, कमीशन दी जाती है। ये सारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता है, जिसमें प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट आता है। इन सबको मिला के क्या बनती है आपकी कॉस्ट ऑफ सेल बनती है। इन सबसे मिला के क्या बनती है आपकी कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में जैसे आप प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो आपका क्या निकल के आएगा, सेल्स निकल के आएगी। तो अब इसे मेरे साथ एक बार आप लोग रिवाइज करो कि हमने क्या क्या निकाला है। इसे आप मेरे साथ एक बार आप लोग रिवाइज करो कि हमने क्या क्या निकाला। सबसे पहले आपने निकाली प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कैसे निकली थी आपको अगर याद हो तो, मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। इन सब से क्या निकल के आई थी आपकी प्राइम कॉस्ट। इन सब से आपकी क्या निकल के आई थी, इन सब से आपकी निकल के आई थी प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट में आपने फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ा था, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ा था, तो आपकी निकल के आई थी वर्क कॉस्ट। आपकी क्या निकल के आई थी तब, वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में आपने जोड़ा था ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जब आपने जोड़ा था यहाँ पे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, तब आपका क्या निकल के आया था इसके अंदर, तब निकल के आया था आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपने जोड़ा था ओपनिंग फिनिश गुड्स, उसमें से माइनस कर दिया था क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो आपका क्या निकल के आ गया था, अगर आपको याद हो तो COGS। COGS में आपने जोड़ दिया था कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें प्रॉफिट को आपने जोड़ दिया था और लॉस को आपने माइनस कर दिया था, तब आपका क्या निकल के आया था, सेल्स। यानी एक लंबी सी चेन सी चली। इसको इस तरह से आप रिवाइज करो। एक नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया एक बार आप रिवाइंड जाके जरूर देखिए, और नेक्स्ट क्लास में जो भी वीडियो आएगा उस वीडियो को देखने से पहले एक बार इस कॉस्ट शीट को दोबारा से देखिए। 15 से 17 मिनट इसके अंदर जरूर लग गया। इससे पहले हमने ओवरहेड्स वगैरह पढ़े थे। आप बार इसको जब एक बार जरूर देख लोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होने लग जाएगी। मैं मानता हूँ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बिना चीज़ें आसान नहीं होती हमारे लिए, क्योंकि हम प्रैक्टिकल टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। तो मैं वो कराऊंगा, बहुत जल्द उसका वीडियो लेके आऊँगा। 1-2 दिन में उसका वीडियो भी आपके पास आ जाएगा। तब तक आप इसको रिवाइज करिए, बार बार देखिए, सीखिए, समझिए, क्योंकि आप किसी भी प्रोफेशन में हो इसका क्वेश्चन बड़ा वैल्यूएबल आपके लिए होता है और आपकी लाइफ में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आप कॉस्टिंग में अपना करियर को आगे बढ़ा रहे हो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह से मुझे अपना प्यार देते रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलना ज़रूरी है। हमारी वीडियो डेली बेसिस पे आती है, हम किसी भी तरह का कोई ब्रेक नहीं लेते हैं। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके पेपर होंगे, ये बात मान चुका हूँ मैं, तय है। और आप भी इस बात को एक्सेप्ट कीजिए और पढ़ाई को करते रहिए कंटिन्यू। जितना हो सके उतना रिवाइज कीजिए। इस क्वारंटाइन को आप पॉजिटिवली लीजिए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, लव यू, टेक केयर, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। बाय।